Hello friends, today we will discuss about cells of immune system part 2 that is myeloid cells. अब हम देखते हैं कि आपकी माइलॉइड सेल्स क्या हैं। इम्यून सेल्स जो आपकी इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं उन्हें हम कलेक्टिवली कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोस का मीनिंग है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वाइट एंड काइटोस मीन्स सेल, यानी कि ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स जो भी आपकी इम्यूनिटी में सेल्स रोल प्ले करती हैं इम्यूनिटी में, चाहे वो आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है और चाहे वो आपकी इनेट इम्यूनिटी है, वो सारी सेल्स कलेक्टिवली वाइट ब्लड सेल्स कही जाती हैं। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर दो लीनिएज की सेल्स होती हैं, एक को हम कहते हैं माइलॉइड लीनिएज और दूसरे को हम कहते हैं लिम्फॉइड लीनिएज। दोनों ही लीनिएज जो हैं वो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनती हैं विद इन द बोन मैरो। अब ये डायग्राम में देखिए, ये हमारे पास एक स्टेम सेल है, इसे हम मल्टीपोटेंट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं क्योंकि इससे हम ये किसी भी टाइप की सेल में डिफ्रेंशिएट हो सकती है। मल्टी मीन्स मैनी। अब ये जो स्टेम सेल्स है इससे आपकी दो तरह की सेल्स बनती हैं, कॉमन माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल और आपकी लिम्फॉइड प्रोजीनेटर सेल। माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल से हमारी सारी माइलॉइड सेल्स बनती हैं। अब हम देखते हैं कि इस लीनिएज की कौन कौन सी सेल्स होती हैं। माइलॉइड प्रोजीनेटर सेल से सारी वो सेल्स बनती हैं जो आपकी माइलॉइड लीनिएज की हैं और लिम्फॉइड प्रोजीनेटर से वो सेल्स बनेगी जो आपकी लिम्फॉइड लीनिएज की हैं। अब कौन कौन सी सेल्स होती हैं माइलॉइड, उनमें आपकी देखिए ये है मास्ट सेल, ये है आपकी बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और इसिनोफिल। इन तीनों को हम कलेक्टिवली ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ये है आपकी मोनोसाइट। मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट का एक ही प्रिकर्सर होता है जिसे हम माइलोब्लास्ट कहते हैं। मोनोसाइट से आपकी मैक्रोफेज भी बनती है और आपकी डेंड्राइटिक सेल्स भी बनती हैं। तो माइलॉइड लीनिएज की सेल्स हैं मैक्रोफेज, डेंड्राइटिक सेल्स, मोनोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स एंड मास्ट सेल्स। इराइथ्रोसाइट ये है आपकी आरबीसी, और आरबीसी का जो रोल है, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन होता है और इसका रोल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में है। मेगाकार्योसाइट से आपकी बनती हैं ब्लड प्लेटलेट्स और इनका जो रोल है वो होता है ब्लड क्लोटिंग। इम्यूनिटी में इन दोनों को आपका कोई रोल नहीं है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ माइलॉइड लीनिएज की सेल्स। अब हमने पीछे देख लिया कि माइलॉइड लीनिएज की सेल्स कौन कौन सी होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स। ये जो है आपकी ल्यूकोसाइट का एक सब ग्रुप है। ये सारी माइलॉइड सेल्स कही जाती हैं और हम इन्हें सेल्स ऑफ द माइलॉइड लीनिएज भी कह सकते हैं। अब देखते हैं हम पहली सेल माइलॉइड लीनिएज की, वो है आपकी मोनोसाइट और मैक्रोफेज। मोनोसाइट और मैक्रोफेज मिलके बनाती हैं मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सिस्टम। मोनो मीन सिंगल, सिंगल न्यूक्लियस जिनके पास हो, ऐसी फेगोसिटिक सेल्स। ये मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक्स जो आपका सिस्टम है, इस ये दोनों मिलके बनाती हैं मोनोसाइट जो आपकी ब्लड में घूमती रहती है और मैक्रोफेज जो आपकी टिश्यूज़ में रहती है। ये दोनों जो है आपकी फेगोसिटिक सेल्स हैं। तो फेगोसिटिक जो आपकी सेल, फेगोसाइटोसिस जो है वो आपका इन्नेट इम्यूनिटी का एक कंपोनेंट है। तो ये आपकी दोनों सेल्स जो हैं वो इन्नेट इम्यूनिटी में रोल प्ले करेंगी। अब हम ओरिजिन देखते हैं। ड्यूरिंग हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सारी ब्लड सेल्स बनती हैं स्टेम सेल से। ये आपका होता है बोन मैरो के अंदर। अब नीचे डायग्राम देखिए, ये है HSC हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल से बनती है मोनोसाइट ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजीनेटर सेल, और ये ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजीनेटर सेल से बनती है आपकी मोनोसाइट। और ये मोनोसाइट जो है ब्लड में घूमती रहती है, उसके बाद ये टिश्यू में जाके या तो मैक्रोफेज में डिफरेंशिएट होती है या आपकी डेंड्राइटिक सेल में बनेगी बोन मैरो में, फिर ब्लड में रिलीज़ कर दी जाती हैं। ब्लड में घूमने के बाद ये टिश्यूज़ में जाकर या तो डेंड्राइटिक सेल की फॉर्म में जाकर डिफरेंशिएट होती हैं या आपकी मैक्रोफेज की फॉर्म में। अब आते हैं मोनोसाइट पे। मोनोसाइट जो हैं वो लार्जेस्ट सेल होती हैं ल्यूकोसाइट्स के अंदर। वाइट ब्लड सेल्स में सबसे बड़ी सेल जो होती है वो मोनोसाइट होती है। इसका 10 to 15 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। एक सिंगल न्यूक्लियस होता है। डायग्राम में देखिए, ये आपका किडनी शेप्ड इसका न्यूक्लियस है
ये फेगोसिटिक सेल है, ब्लड में घूमती रहती है और जहाँ पैथोजन मिलता है या आपकी डेड डिकेइंग सेल्स मिलेंगी वहीं पर ये उसे एनगल्फ करके मारती है। अब इसके अंदर देखो तो हमारे लाइसोसोम होता है जो डिग्रेड करेगा पैथोजन को। फेगोसोम जो है वो जो भी ये पैथोजन एनगल्फ करेगी वो फेगोसोम बनाएगा। फेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज़ करेगा और लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम्स हैं वो इस बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देंगे और फिर ये वेस्ट जो है वो बाहर फेंक दिया जाता है। अब जब ब्लड में मोनोसाइट जो है वो ब्लड में लगभग 8 आवर्स तक घूमती है, उसके बाद ये साइज़ में बढ़ती है और किसी भी टिश्यू के अंदर जाती है और वहाँ जाकर मैच्योर होती है इनने मैक्रोफेज, या तो मैक्रोफेज में या डेंड्राइटिक सेल में। तो मोनोसाइट जो है जब मैक्रोफेज में डिफ्रेंशिएट होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। एक तो सेल जो है वो साइज़ में बढ़ती है, नंबर में भी बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी में भी बढ़ती है, इसकी फेगोसिटिक एबिलिटी बढ़ जाती है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अब ये ज़्यादा लेवल के बनाता है और जो आपके सिक्रीट करता है साइटोकाइंस, उन्हें ये सिक्रीट करना शुरू कर देता है। मोनोसाइट सिक्रीट नहीं करती, मैक्रोफेज जो है वो साइटोकाइन सिक्रीट करती है। तो जब मोनोसाइट मैक्रोफेज में डिफ्रेंशिएट होगी तो सेल जो है साइज़ में बढ़ेगी, उसकी फेगोसिटिक एबिलिटी बढ़ेगी और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बढ़ेंगे यानी कि किलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और ये अब साइटोकाइन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगी। अब देखते हैं मैक्रोफेज। मैक्रो का मतलब होता है ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है लार्ज और फेगीन मीन्स ईटर यानी कि लार्ज ईटर्स। तो ये लार्ज फेगोसिटिक सेल्स होती हैं जिसके अंदर मोनोसाइट की कंपैरिजन में ज़्यादा ऑर्गेनली होंगी, ज़्यादा फेगोसिटिक एबिलिटी होगी और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसकी सरफेस पर सारे माइक्रोविलाई होंगी। ये माइक्रोविलाई जो है सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब आपकी मैक्रोफेज जो है वो दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेज और दूसरे को फ्री और वंडरिंग मैक्रोफेज। फिक्स्ड मैक्रोफेज वो हैं जो एक पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर ही रहती हैं, दूसरी जो है फिर वंडरिंग है जो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जाती है। जो फिक्स्ड मैक्रोफेज हैं वो उन्हें टिश्यू स्पेसिफिक नाम दिया गया है क्योंकि वो सी टिश्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि ओस्टियोक्लास्ट। हम उन मैक्रोफेजेस को कहते हैं जो बोन्स के अंदर होती हैं। एल्वियोलरी उन्हें कहते हैं जो लंग्स के अंदर होती हैं। माइक्रोग्लेलियल सेल्स उन्हें कहते हैं जो ब्रेन के अंदर होती हैं। हिस्टियोसाइट्स जो कनेक्टिव टिश्यू में है। कफर सेल्स जो लीवर में है। लैंगरहैंस सेल्स जो एलसी में है। ये जो फिक्स्ड मैक्रोफेजेस हैं फेगोसाइटोसिस के साथ मतलब हमारी इम्यूनिटी तो प्रोवाइड करती हैं, साथ में टिश्यू में जो एक बैलेंस है उस बैलेंस को बनाने में भी ये रोल प्ले करती है। अब ये डायग्राम में देखिए आपकी, यहाँ पर बोन में देखिए नीचे, ये बोन की जो मैक्रोफेज है इस पर स्पेसिफिक नाम देते हैं ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या है, जो आपकी बोन सेल्स जो हैं आपकी जिनका टाइम पूरा हो चुका है, यहाँ पर जो बोन आपकी डैमेज हो चुकी है तो उस डिज़ोल्व करने में ओस्टियोक्लास्ट जो है रोल प्ले करती हैं। बोन रिजॉर्प्शन का मतलब जो आपकी डैमेज्ड बोन्स हैं या आपकी डिकेइंग बोन्स हैं, उन बोन्स को तोड़कर उनसे मिनरल निकालने का काम ये ओस्टियोक्लास्ट करती है। यहाँ पर जो है लीवर में हम इन्हें कफर सेल्स कहते हैं, यहाँ पर ये पैथोजन और टॉक्सिन्स का क्लियरेंस करती हैं। लंग्स के अंदर अगर कोई भी डस्ट, एलर्जन या पैथोजन आता है तो उन्हें एल्विलरी मैक्रोफेजेस क्लियर करती हैं। इसी तरह आपकी स्किन में जो है वो लैंगरहैंस सेल्स हैं, ये फेगोसाइटोसिस करेंगी और साथ में एंटीजन प्रेजेंटेशन करके इन्नेट इम्यूनिटी को भी ये एक्टिव करती हैं। स्प्लीन के अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स जिनका आपका ओल्ड हो चुकी हैं या डैमेज्ड है, उनका क्लियरेंस जो है वो स्प्लैनिक मैक्रोफेजेस करती हैं। इसी तरह इंटेस्टिनल मैक्रोफेज जो है कोई एंट्रिक पैथोजन अगर आता है तो उसका यहाँ पर क्लियरेंस करती है। अब देखते हैं मैक्रोफेजेस के क्या क्या फंक्शन है। पहला है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन जैसे कि हम पहले फेगोसाइटोसिस में पढ़ चुके हैं, ये हमारी एक मैक्रोफेज देखिए डायग्राम में, मैक्रोफेज आपकी सेल है, इसकी सरफेस पर ये FC रिसेप्टर्स हैं यानी कि वो रिसेप्टर्स जो एंटीबॉडी के FC पोर्शन से बाइंड करते हैं। ये आपका एक पैथोजन है बैक्टीरिया, ये एंटीबॉडी से कोटेड है। अब ये जो कोटेड है एंटीबॉडी से, ये एंटीबॉडी अपने FC पोर्शन से आके सीधा इन रिसेप्टर से बाइंड करती हैं। बाइंड करने के बाद ये इसे एनगल्फ करके फेगोसोम बढ़ाएगा। तो ये जो एंटीबॉडी है ये बैक्टीरिया और इसके बाद ब्रिज का काम करती हैं
और फेगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं। इस एनहांस्ड फेगोसाइटोसिस को हम ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं इन्हें हम ऑप्सोनिन कहते हैं। एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट दोनों ही पैथोजन को कोट करके एंड पैथोजन के और फेगोसिटिक सेल के बीच में ब्रिज का काम करती हैं। तो मैक्रोफेज का पहला काम जो है वो है ऑप्सोनाइजेशन। दूसरा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या है आपका, ये आपके रिसेप्टर्स हैं, इन रिसेप्टर्स पे आके ही बैक्टीरिया बाइंड होगा। बैक्टीरिया बाइंड होता है आपका पैथोजन एसोसिएटेड आपके PRM से, जैसे हमने पहले फेगोसाइटोसिस में पढ़ा हुआ है, और फेगोसिटिक सेल की सरफेस पर होंगे PRR। ये बैक्टीरिया बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद इसे एनगल्फ करेगी, सेल फेगोसोम बनेगा, फेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज़ करेगा, लाइसोसोम सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देगा जो इस बैक्टीरिया को डिग्रेड करेंगे, और उसके बाद डिग्रेडेशन के बाद जो वेस्ट है वो एक्सोसाइटोसिस से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये है आपका फेगोसाइटोसिस, यानी कि पैथोजन का क्लियरेंस यहाँ पर मैक्रोफेज करेगी फेगोसाइटोसिस से। अब थर्ड फंक्शन क्या है इसका, एंटीजन प्रेजेंटेशन। जब ये डायग्राम में देखिए, जब ये आपका फेगोसोम बना और लाइसोसोम से फ्यूज़ करा तो हमने बैक्टीरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा। तोड़ने के बाद उसका एक कंपोनेंट MHC मॉलिक्यूल के साथ बाइंड किया जाता है, और ये वेसिकल जो है फ्यूज़ करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और वो एंटीजन को प्रेजेंट करेगी MHC के साथ टू द टी सेल। इसे हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो मैक्रोफेज जो है यहाँ पर फेगोसाइटोसिस के साथ साथ एंटीजन प्रेजेंटेशन का भी काम करेगी, और ये एंटीजन दिखाया जाएगा टू द टी सेल। अब ये जो एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम है वो सिर्फ एक्टिवेटेड मैक्रोफेज करती है। अब मैक्रोफेज का एक्टिवेशन कब होता है, या तो ये कांटेक्ट में आएगी पैथोजन या एंटीजन के, या फिर साइटोकाइंस के, और ये साइटोकाइंस कौन रिलीज करती है, टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल से जो रिलीज होते हैं साइटोकाइंस, या तो वो एक्टिवेट करते हैं मैक्रोफेज से, या मैक्रोफेज कांटेक्ट में आती है किसी भी एंटीजन के। अब हम देखते हैं रेस्टिंग और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस में क्या फ़र्क होता है। जो रेस्टिंग मैक्रोफेज है यानी अनएक्टिवेटेड सेल है, वो आपके टी सेल्स, नेव टी सेल्स का मतलब जिनका अब तक एंटीजन से एनकाउंटर नहीं हुआ। तो रेस्टिंग मैक्रोफेज जो है वो नीव टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकती, ना ही वो मेमोरी टी सेल्स को एक्टिवेट कर सकती है। जबकि एक्टिवेटेड मैक्रोफेज जो है वो टी सेल का एक्टिवेशन कर सकती है। क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन ज़्यादा करती है तो ज़्यादा टी सेल को एक्टिवेट करेगी, ज़्यादा साइटोकाइन का प्रोडक्शन करती है, फेगोसिटिक एबिलिटी ज़्यादा होती है, माइक्रोबिसाइडल मतलब किलिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो ये एंटीजन प्रेजेंटेशन में ज़्यादा इफेक्टिव है और पैथोजन किलिंग में भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है एक्टिवेटेड मैक्रोफेज इन कंपैरिजन टू आपके रेस्टिंग मैक्रोफेज। अब इन्फ्लेमेशन में क्या रोल है, इन्फ्लेमेशन में हमने डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं इन्फ्लेमेशन में कि मैक्रोफेजेस जो है जब पैथोजन से बाइंड करती है तो साइटोकाइंस रिलीज़ करती है, जिन्हें हम प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कहते हैं। प्रो इन्फ्लेमेटरी का मतलब वो साइटोकाइंस जो इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करें। तो इन्फ्लेमेशन का जो है इनिशिएशन भी आपके साइटोकाइंस ही कराती हैं। साथ में जो रेजोल्यूशन फेज़ है, जब आपका डैमेज्ड टिश्यू रिपेयर होता है तो वहाँ पर भी आकर आपकी मैक्रोफेजेस रोल प्ले करती हैं। तो इन्फ्लेमेशन एंटीजन प्रेजेंटेशन भी करेगा, फेगोसाइटोसिस भी करेगा, और साइटोकाइंस भी रिलीज़ करेगा वहाँ पर, और सेल्स को रिक्रूट भी करेगा। तो इस तरह से इन्फ्लेमेशन का इनिशिएशन भी कराता है मैक्रोफेज, और रेजोल्यूशन भी कराएगा। अब देखते हैं दूसरी सेल ग्रेनुलोसाइट्स। हम ग्रेनुलोसाइट्स को दूसरा नाम भी देते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। वो इसलिए क्योंकि इनके न्यूक्लियस की जो शेप है वो कई तरह की हो सकती है। इनके न्यूक्लियस में 2 लोब्स भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी। तो 2 to 5 लोब्स इनके न्यूक्लियस में होते हैं। नीचे डायग्राम में देखिए ये तीनों जो हैं आपकी ग्रेनुलोसाइट हैं। यहाँ पर इसके अंदर हमने 1 2 3 4 लोब्स हैं, इसमें 2 लोब्स हैं और इसके अंदर 1 लोब है। तो इनका जो न्यूक्लियस है वो कई शेप का पाया जाता है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फो मीन्स शेप, और न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कई तरह की शेप पाई जाती है इन वाइट ब्लड सेल्स के अंदर, इसलिए इन्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। अब इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं। अब इनकी सेलुलर मॉर्फोलॉजी के बेस पर और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह की स्टेनिंग लेता है उसके बेस पर हम ग्रेनुलोसाइट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 तरह की सेल्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं न्यूट्रोफिल,
दूसरी इसिनोफिल और तीसरी बेसोफिल्स। अब देखते हैं न्यूट्रोफिल आपकी क्या है। न्यूट्रोफिल जो ये वर्ड है न्यूट्रोफिल, ये आपका आया है लेटिन वर्ड से। न्यूटर का मतलब होता है नाइदर एंड फिलीस का मतलब टू लव। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो नाइदर एसिडिक और नोर बेसिक यानी कि न्यूट्रल पीएच पे स्टेनिंग लेता है और ये लाइट पिंक कलर का स्टेन लेता है। मोस्ट अबेंडेंट वाइट ब्लड सेल होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है। अबाउट 50 to 70% ऑफ सर्कुलेटरी ल्यूकोसाइट। आपके ब्लड में जो आपकी वाइट ब्लड सेल्स घूमती हैं उनमें से 50 to लेके 70% पॉपुलेशन जो है वो न्यूट्रोफिल्स की ही होती है। इनका जो न्यूक्लियस है वो मल्टी लोब्ड है। ये देखिए, एक लोब, यहाँ पर दो लोब और यहाँ पर आपके तीन लोब। अब इसके जो साइटोप्लाज्म है, इसके साइटोप्लाज्म में देखिए हमने यहाँ दो तरह के ग्रेन्यूल्स लिखे हुए हैं, एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी। अब ये सेकेंडरी और प्राइमरी आपके क्या है। न्यूट्रोफिल जो है बनेगी कहाँ से, देखिए ये बोन मैरो में ही बनेगी और बनने के बाद हम इसे ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो बोन मैरो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल रिलीज़ करती है, तो न्यूट्रोफिल का अमाउंट जो है बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, जब ब्लड में सर्कुलेटिंग जो न्यूट्रोफिल्स हैं उनका अमाउंट बढ़ जाता है। जब उनका नंबर बढ़ेगा तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको इन्फेक्शन है, क्योंकि इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में ही बोन मैरो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल को रिलीज़ करेगी। न्यूट्रोफिल वो पहली सेल है जो इन्फ्लेमेशन में उस साइट पर आती है जहाँ पर इंजरी हुई है और वहाँ पर जाकर फेगोसाइटोसिस करती है। ब्लड से आने वाली ये सबसे पहली सेल है, तो ये प्रिंसिपल फेगोसिटिक सेल होती है इन्फ्लेमेशन में। टिश्यूज़ के में आने के बाद न्यूट्रोफिल का जो लाइफ स्पैन है वो सिर्फ कुछ दिन का ही होता है। उसके बाद वो एपोप्टोसिस से मर जाती है और उसका क्लियरेंस मैक्रोफेज करती है। अब हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि इसके साइटोप्लाज्म में दो तरह के ग्रेन्यूल्स हमने देखे थे। एक है प्राइमरी जो बड़े होते हैं और घने होते हैं, यानी कि उनमें ज़्यादा मटेरियल होता है। दूसरे होते हैं सेकेंडरी और वो छोटे होते हैं। दोनों के अंदर ही आपके या तो एंजाइम्स होते हैं या ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया को मारते हैं। प्राइमरी ग्रेन्यूल्स के अंदर मेन आपके एंजाइम होता है पेरोक्सीडेज जो फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है। लाइसोजाइम एंजाइम जो बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेड करता है। डिफेंसिन्स ये कैटाइनिक पेप्टाइड्स हैं जो पैथोजन की मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करके मारती हैं। सेकेंडरी ग्रेन्यूल्स के अंदर कोलाजिनेज एंजाइम होगा जो कोलाजिन को ब्रेक डाउन करेगा। लेक्टोफेरिन है, ये आयरन स्क्वेंजिंग प्रोटीन है जो आयरन को सिक्विस्टर करके अपने पास रख लेता है। पैथोजन को आयरन की कमी हो जाती है। कैथेलिसिडिन्स जो है ये कैटाइनिक पेप्टाइड्स ही हैं। लाइसोजाइम एंजाइम है। ये दोनों ग्रेन्यूल्स जो है फ्यूज़ करेंगे। जब न्यूट्रोफिल पैथोजन को एनगल्फ करेगी तो फेगोसोम बनाएगी। उस फेगोसोम से ये दोनों ग्रेन्यूल्स फ्यूज़ करते हैं और जो आपने एनगल्फ करा है मटेरियल उसे ये डाइजेस्ट करेंगे। न्यूट्रोफिल जो है वो डोमिनेंट फेगोसिटिक सेल होती है ब्लड में और एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, जहाँ पर आपकी इंजरी हुई है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ है। अब देखते हैं इसिनोफिल। इसिनोफिल जो है दो वर्ड से मिलके बना है, इयोज एंड फिलीन। इयोज जो वर्ड है ये डॉन जो है ये है सुबह सुबह का सवेरा जब रेडनेस होती है। फिलीन मीन्स टू लव। इनका जो आपका ये है साइटोप्लाज्म जो है वो आपका रेड कलर की स्टेन लेता है जब हम इसे एसिडिक डाई इयोसिन रेड से स्टेन करते हैं। इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर देखिए दो लोब हैं इसके अंदर। अब देखते हैं आपका इसिनोफिल जो है का वर्क क्या है, क्या काम है। ये मोटाइल फेगोसिटिक सेल्स है जो ब्लड से टिश्यूज़ के अंदर आ सकती है। स्पेशली कहाँ कहाँ पर इसका मेन फेगोसाइटोसिस का रोल होता है, वो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पर। अब ये जो फेगोसाइटोसिस करती है वो करती है प्रोटोजोन और हेलमिंथ पैरासाइट का। अब क्योंकि ये बड़े बड़े होते हैं तो इनकी फेगोसाइटोसिस तो नहीं हो सकती, तो इसिनोफिल उन्हें कैसे मारती है कि ये कैटाइनिक पेप्टाइड्स और रिएक्टिव ऑक्सीजन इंटरमीडिएट्स यानी कि फ्री रेडिकल्स और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर रिलीज़ करती है और बाहर रिलीज़ करके ये इन प्रोटोजोन और हेलमिंथ पैरासाइट्स को मारती है। इन पैरासाइट्स की मेम्ब्रेन को डैमेज कर देती है। इसिनोफिल जो है एलर्जिक रिएक्शंस में भी रोल प्ले करती है क्योंकि इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर जो
कंटेंट होता है उनमें एंजाइम्स होते हैं जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स का डाउन रेगुलेशन करते हैं। डाउन रेगुलेशन का मतलब जैसे हिस्टामीन उसके अंदर बना, तो इसके अंदर होता है हिस्टामिनेज एंजाइम जो इस हिस्टामीन को डिग्रेड कर देगा, तो जो इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके ग्रैन्यूल्स के अंदर जो है इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के डाउन रेगुलेटर होते हैं कि जो स्टार्ट हुआ इन्फ्लेमेशन वो धीरे धीरे आपका जब उसका वर्क पूरा हो गया तो वो आपका दब जाए। अब देखते हैं बेसोफिल। बेसोफिल जो वर्ड है दो वर्ड से मिलके बना है। बेसिस का मतलब है बेस एंड फिलीन्स का मतलब है लव। तो इसका साइटोप्लाज्म जो है वो बेसिक डाइसिस्टेन होता है मिथाइलिन ब्लू, और ये लेता है ब्लूइश ब्लैक कलर। इसके न्यूक्लियस के अंदर भी दो लोब्स होते हैं, एक ये देखिए लोब और एक ये इसके अंदर लोब है। अब इसका आपका बेसोफिल का क्या फंक्शन है। बेसोफिल जो है आपका एलर्जी में रोल प्ले करता है और इन्फ्लेमेशन में। इसका अमाउंट जो है बहुत कम होता है ब्लड में, लेस देन 1%। ये नॉन फैगोसिटिक सेल्स हैं और ये कैसे काम करती हैं, इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं उन ग्रेन्यूल्स के अंदर वैसो एक्टिव मीडिएटर्स होते हैं। वैसो एक्टिव मीडिएटर्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो इनके डायमीटर को अफेक्ट करेंगे, यानी कि डायमीटर को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड और सेल्स बढ़ती है। वैसो एक्टिव मीडिएटर का एक एग्जाम्पल है हिस्टामीन। तो ये जो बेसोफिल है इनके ग्रेन्यूल्स के अंदर वैसो एक्टिव मीडिएटर्स स्टोर होते हैं। इनकी सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं आईजीई एंटीबॉडीज़ के लिए, और ये रोल प्ले करती हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में। जब अब रोल कैसे प्ले करती हैं, जब एक इंडिविजुअल एक एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो बी सेल्स जो हैं वो आईजीई क्लास की एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ जाके ये आपकी बेसोफिल की सरफेस पर आईजीई एंटीबॉडी के रिसेप्टर्स हैं, ये एंटीबॉडीज़ जाके इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाती हैं। जब कोई एलर्जन दोबारा आके इन दो आईजी को क्रॉस लिंक करता है, दोनों को जोड़ने का काम करेगा, तो इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो आपके यहाँ मेम्ब्रेन से आके फ्यूज़ होके अपना कंटेंट बाहर रिलीज़ करना स्टार्ट कर देंगे। इसे हम कहते हैं डीग्रेनुलेशन। और जब ये केमिकल्स आपके बाहर रिलीज़ होंगे तो ये अपना रोल प्ले करेंगे आपके एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, जैसे कि आपका अस्थमा डिजीज़ है। अब देखते हैं मास्ट सेल्स क्या है। मास्ट सेल्स भी बोन मैरो में बनेंगी। बोन मैरो में बनने के बाद इन्हें ब्लड में छोड़ दिया जाता है और ब्लड में ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की फॉर्म में होती हैं। ये टिश्यूज़ के अंदर जाकर डिफ्रेंशिएट होती हैं मास्ट सेल्स के अंदर, यानी कि मैच्योर मास्ट सेल्स जो हैं वो आपके टिश्यूज़ के अंदर ही मिलेंगी। अब ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये स्किन में होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ में होती हैं, और आपकी म्यूकोसल एपिथेलियल टिश्यूज़ में होंगी। कहाँ कहाँ पर है होती है हमारी म्यूकस एपिथेलियल टिश्यू, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में होगा, डाइजेस्टिव ट्रैक में होगा और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक में होगा। अब मास्ट सेल्स के अंदर क्या है, बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं। इन ग्रेन्यूल्स के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आपका हिस्टामीन है और अदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करती है आपकी मास्ट सेल। मास्ट सेल की सरफेस पर भी बेसोफिल की तरह आईजीई के रिसेप्टर्स होते हैं। जब आईजीई बनेगी तो आईजीई आके इनसे बाइंड कर जाती है। जब कोई आपका वो एंटीजन आके इन्हें क्रॉस लिंक करता है, देखिए राइट हैंड साइड डायग्राम में ये आपका मल्टीवेलेंट एंटीजन है, जब ये दो आईजीई को क्रॉस लिंक करेगा तो ये भी आपके बेसोफिल की तरह ही अपना कंटेंट बाहर रिलीज़ करेगी। इसके जितने भी ये ग्रेन्यूल्स हैं ये आके मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेंगे और अपना कंटेंट बाहर रिलीज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं डीग्रेनुलेशन। ये जो आपके मॉलिक्यूल्स ये आपके बाहर निकलेंगे, इन ग्रेन्यूल्स का कंटेंट, फिर ये रोल प्ले करेंगे इन्फ्लेमेशन में और आपके एलर्जिक रिएक्शंस में। मास्ट सेल्स को हम सेंटिनल सेल्स भी कहते हैं, यानी कि पहरेदार टिश्यूज़ में, जहाँ पर भी ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट को पहचानेंगी और साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगी जो आपके इन्फ्लेमेशन में रोल प्ले करते हैं। मास्ट सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट होती हैं बाय कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जैसे C3a और C3b और बाय क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई, जो हमने पीछे डायग्राम में देखा है। मास्ट सेल्स कहाँ रोल प्ले करती हैं, आपके एलर्जीज़ में और इन्फ्लेमेशन में। एलर्जीज़ में ये इसी तरह रोल प्ले करती हैं जैसे कि आपका बेसोफिल, लेकिन मास्ट सेल्स जो हैं वो सिर्फ टिश्यूज़ में पाई जाती हैं और बेसोफिल जो हैं वो आपकी ब्लड में सर्कुलेट करती हैं। मास्ट सेल्स ब्लड में सर्कुलेट नहीं करती।
अब देखते हैं डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स जो है पहली सेल्स हैं जो पॉल लैंगरहैंस ने डिस्कवर की थी, पहली इम्यून सेल्स, और इन्हीं के ओनर पे जो स्किन के अंदर डेंड्राइटिक सेल्स मिलती हैं उन्हें लैंगरहैंस सेल्स कहते हैं। अब ये जो नाम आया डेंड्राइटिक सेल, ये कहाँ से आया? जो हमारी न्यूरॉन होती है, नर्व सेल्स, उनमें जो डेंड्रोन्स होते हैं, उन डेंड्रोन्स की तरह ही डेंड्राइटिक सेल्स में ये लंबी लंबी एक्सटेंशंस होती हैं। डेंड्रोन जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्री। तो इन डेंड्रोन की वजह से ही हम इन्हें आपकी डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं, क्योंकि इसकी पूरी जो सरफेस है वो इन मेम्ब्रेन एक्सटेंशन से घिरी रहती है, जो आपकी सेम इसी तरह है कि जैसे नर्व सेल्स में डेंड्राइट्स होती है। अब डेंड्राइटिक सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये उन टिश्यूज़ में प्रेजेंट होती हैं जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि स्किन है, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है, और वहाँ पर रोल प्ले करती हैं ये इन्नेट इम्यूनिटी में। इन्नेट इम्यूनिटी में मेन काम ये फेगोसाइटोसिस का करती हैं, और फेगोसाइटोसिस के साथ साथ ये एंटीजन प्रेजेंटेशन भी करती हैं। तो ये इन्नेट इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी से जोड़ती हैं। ये नीचे हमने फेगोसाइटोसिस का डायग्राम दिखाया। ये बैक्टीरियल पैथोजन आके डेंड्राइटिक सेल पे बाइंड हुआ, एनगल्फ करके फेगोसोम बना, फेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज़ हुआ, इसे हमने डिग्रेड किया, और डिग्रेड करने के बाद एक्सोसाइटोसिस से बाहर डाल देते हैं, लेकिन एक पार्ट एमएचसी के साथ प्रेजेंट किया जाता है जिसे हम एंटीजन प्रेजेंटेशन कहते हैं। अब टिश्यूज़ के अंदर ये आपकी डेंड्राइटिक सेल किस तरह काम करती हैं? डेंड्राइटिक सेल आपकी ब्लड से बनी और इमेच्योर डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो आपकी टिश्यूज़ के अंदर आकर बाइंड करती हैं पैथोजन के पैम से। पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न ये प्रेजेंट होंगे ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नीचे डायग्राम देखिए, ये आपने दिखाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये इसकी सरफेस पर है, सॉरी ये है एक मैक्रोफेज, और ये इसकी सरफेस पर है पीआरआर। पीआरआर की हेल्प से ये आपका हमने दिखाया है बैक्टीरिया पैथोजन, और ये पैथोजन की सरफेस पर है पैम। ये पैम आकर इस पीआरआर से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये जो आपकी डेंड्राइटिक सेल इमेच्योर होगी उसके अंदर मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैच्योरेशन के बाद जो है ये डेंड्राइटिक सेल जाएगी आपकी लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड में जाकर ये एंटीजन प्रेजेंट करेगी टी सेल को। टी सेल एक्टिवेट होगी, टी सेल एक्टिवेट होगी, ये साइटोकाइंस रिलीज करेगी, और ये एक्टिव करेगी आपकी बी सेल को, और बी सेल क्या है? एंटीबॉडी बनाएगी। टी और बी सेल क्या है? ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है, और फेगोसाइटोसिस जो है वो आपका इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो आपकी जो डेंड्राइटिक सेल है ये एक लिंक का काम करती है बिटवीन द इन्नेट इम्यूनिटी एंड द एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब डेंड्राइटिक सेल के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं? इमेच्योर डेंड्राइटिक सेल और आपकी मैच्योर डेंड्राइटिक सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है? इमेच्योर डेंड्राइटिक सेल जो है वो क्लास सेकेंड एमएचसी मॉलिक्यूल्स और कोई स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं करती। टी सेल के एक्टिवेशन में एमएचसी के साथ साथ कोई स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल का भी रोल होता है। टी सेल दोनों से इंटरेक्ट करती है, एंटीजन से भी और कोई स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल के भी। तो जो आपकी मैच्योर डेंड्राइटिक सेल है वो ये दोनों एक्सप्रेस नहीं करती, साइटोकाइंस रिलीज नहीं करती, उसके अंदर सिर्फ फैगोसिटिक एबिलिटी होती है। मैच्योरेशन के बाद डेंड्राइटिक सेल एज एपीसी काम करती है, इसलिए एमएचसी क्लास सेकेंड का एक्सप्रेशन भी करती है, कोई स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस करती है, साइटोकाइंस भी रिलीज करती है, और फैगोसिटिक एबिलिटी अब इसकी घट जाती है। अब जो डेंड्राइटिक सेल है ये एज ए एपीसी काम करेगी और एक्टिव करेगी आपकी टी सेल्स को और बी सेल्स को। इस तरह से डेंड्राइटिक सेल जो है इन्नेट इम्यूनिटी को एडेप्टिव इम्यूनिटी से लिंक करती है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्स ऑफ द माइलॉइड lineage. Thank you.